आज हम आपको बताएंगे किरचॉफ्स का सेकंड लॉ के बारे में। किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ के बारे में हमने आपको बता चुका था कि किसी पी बिंदु की ओर आने वाली जो कुल धारा का मान होता है और उस पी बिंदु से दूर जाने वाली कुल जो धारा का योग होते हैं वो दोनों कोई आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। उसे हम लोग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ कहते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को ही हम किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने वहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ में हमने चर्चा किया था कि यदि कोई ये पी बिंदु है तो इस पी बिंदु की ओर कुछ धारा आ रहे हैं और इस पी बिंदु से कुछ धारा जा रहे हैं, तो ये जो जितने भी आपके इनकमिंग करंट हैं ये टोटल आउटगोइंग करंट, जैसे इनकमिंग करंट कौन है I1 और आउटगोइंग करंट कौन है जाने वाले I2 I3 और ये क्या है I4, ये हमारे I4 है और ये क्या है I3। तो इस P बिंदु की ओर आने वाली कुल धारा और इस P बिंदु से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजीय योग का मान आपस में समान होता है, उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। जैसे आपने देखी कि यह इनकमिंग करंट का योग और ये आउटगोइंग करंट का योग ये आपस में एक दूसरे के समान होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स करंट्स लॉ। हमने किरचॉफ करंट्स लॉ में इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में। इसी किरचॉफ सेकेंड लॉ को हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को शॉर्ट में कहा जाता है KVL। देखिए किरचॉफ्स नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बतलाया कि किसी बंद परिपथ में आप जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा रहे हैं, जो धारा को प्रवाहित करवा रहे हैं, तो उस धारा के प्रवाहित के संगत जो हमारे प्रतिरोध होते हैं उनके जो गुणनफल का बीजीय योग का मान होता है, उस परिपथ में जितने भी सेल होते हैं उन सभी सेलों का बीजीय योग के मान के बराबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जैसा कि हमने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि वैसे नियम जिनमें किसी बंद परिपथ में प्रवाहित किया गया विद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल, मतलब इसके संगत क्या चीज I इंटू आर, जैसा कि हमने आपको यहाँ दिखा दिया I इंटू आर, इनके गुणनफल का बीजीय योग का मान, इनके गुणनफल का बीजीय योग का मान हमेशा उस बंद परिपथ में जो हमारे सेल होंगे उन सभी सेलों का बीजीय योग का मान आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे, उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। जब आपको कोई इंटरव्यू में पूछता बताइए KVL किसे कहते हैं, इसका एक सबसे शॉर्ट परिभाषा होता है कि किसी P बिंदु पे कुल विभव का बीजीय योग का मान शून्य होता है, उसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। लेकिन जब हमें कभी भी इंग्लिश में बोलना होता तो हम इसे आसानी से इंग्लिश में बोल सकते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल वोल्टेज एट ए पॉइंट ही जीरो, देन इट इज नॉन एज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आपने समझा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम उसे कहते हैं जिनमें हमें किसी भी प्रकार की कोई क्लोज सर्किट्स होंगे। हम आगे आपको एक क्लोज सर्किट दिखाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। किसी बंद परिपथ में आप धारा को प्रवाहित करा रहे हैं और उस धारा के प्रवाहित के संगत हमें जो प्रतिरोध होते हैं इन्हीं के गुणनफल का बीजीय योग का मान हमेशा बराबर होंगे। किसके? उस बंद परिपथ में जो हमारे सेल हैं उस सेल के बीजीय योग के मान के हमेशा बराबर होते हैं, उसे कहते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी को कहा जाता है किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और किरचॉफ का सेकेंड लॉ ये दोनों हमेशा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन क्या बतलाया गया कि धारा और प्रतिरोध के जो गुणनफल का बीजीय योग होंगे वो हमेशा बराबर होंगे किसके? सेल के बीजीय योग के। इसे ही हम लोग कहते हैं दिस इज नोन एज KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब आपसे हमेशा पूछा जाता क्या बताइए क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऊर्जा संरक्षण के नियम को पालन करता? तो ये 100% पालन करता है। इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि यह नियम हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता? पालन करता। आप याद कीजिए कि जब क्लोज सर्किट्स में हमें जितना सेल के पास वोल्टेज होगा उतना ही रेसिस्टेंस उसकी वोल्टेज को गेन कर सकता है। जितना सेल
हमारे वोल्टेज को लॉस करेंगे, रेसिस्टेंस उतना ही वोल्टेज को गेन करेगा। और ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये बतलाया जाता है कि कोई एक वस्तु जितनी ऊर्जा को लॉस करते हैं, दूसरा वस्तु उतना ही ऊर्जा को गेन करता है। उसे हम लोग कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी है कि सेल जितना वोल्टेज को लॉस करेगा, रेसिस्टेंस बैठा हुआ है उतनी वोल्टेज को गेन करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता, पालन करता। अब हम इसको देखेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम किस तरह उदाहरण के अनुसार समझ सकते हैं। आइए हम सबसे पहला एग्जाम्पल इसको समझते हैं, कैसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ काम करता है। देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से आपको धारा या प्रतिरोध या किसी भी प्रकार का सेल का मान निकालना होगा, तो इसको बनाने का एक तरीका होता है जो हमेशा याद रखिएगा। ये तरीका, जब इस तरीका को आप सही तरीके से दिमाग में याद रखिएगा तो आप PhD भी कर लीजिएगा, तो ये तरीका आप नहीं भूल सकते। सबसे पहला तरीका याद रखिएगा कि आप जिस डायरेक्शन का चयन किए हैं, जैसे हम इस डायरेक्शन का चयन किए और उसी डायरेक्शन के अनुदिश में यदि किसी सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले आता है, निगेटिव टर्मिनल पहले आता है, तो वह सेल हमेशा धनात्मक होगा, वह सेल हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन खुदा ना खास्ते यदि आपने जिस दिशा का चयन किया है और उस दिशा की ओर आपको किसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, धनात्मक टर्मिनल पहले आता है, जैसे आप यहाँ पे गौर से देखिए, हम इस दिशा का चयन किया तो यहाँ पे इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, मतलब है ये 100% ये हमेशा ये सेल निगेटिव होंगे। इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है कि आपने जिस दिशा का चयन करते हैं और उसी दिशा की ओर धारा का भी दिशा होता है, तो धारा और प्रतिरोध के गुणनफल हमेशा धनात्मक होंगे। लेकिन आपने जिस दिशा का चयन किया है और उस दिशा के विपरीत में धारा की दिशा है, जैसे हमने इस दिशा को चयन किया और धारा की दिशा इस तरफ है, तो यहाँ पे हमारा जो धारा का मान होंगे वह हमेशा निगेटिव होंगे। किसके संगत में? प्रतिरोध के संगत में। जैसा आप देखिए, हमने कोई एक फिगर बना दिया, हमने इसको माना कि ये लूप नंबर 1 है। अब इसमें हम देखिए केवीएल कैसे प्रयोग करते हैं, जो देखिए यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि केवीएल होता है समेशन E और समेशन I इंटू R, ये दो चीज होते हैं। अब सबसे पहले हम समेशन E का मान निकालेंगे, मतलब सेल का अलजेब्रिक सम, सेल का बीजीय योग का मान। तो सेल का बीजीय योग का मान हमने 0 मान लिया। अब हमने एक दिशा का चयन किया कि नहीं, हमें इस दिशा की ओर जाना है। तो जब हम इस दिशा की ओर आ रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल मिल गया, मतलब है कि जब सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिलेगा तो वो सेल हमेशा धनात्मक होंगे। और देखिए क्या E1 सेल धनात्मक हो गया। अब हम जैसे जैसे आए तो हमने देखा कि ये E2 सेल का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिल गया, मतलब ये हमेशा निगेटिव होंगे। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने पे ये E3 सेल का निगेटिव टर्मिनल पहले मिल गया, मतलब E3 सेल हमेशा धनात्मक होंगे। तो ये आपने अलजेब्रिक सम किसका निकाल लिया? सेल का। लेकिन इसका दूसरा पार्ट क्या होता है? धारा और प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा और प्रतिरोध का अलजेब्रिक सम जब हम निकालेंगे तब देखिए हम इसको किस तरह निकालते हैं। आपने देखा कि हमने दिशा का चयन इस तरफ किया और धारा का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, मतलब कि ये 100% हमेशा धनात्मक होगा। और इस I1 धारा किससे बारा? R1 से। आप ओम का नियम याद कीजिए, V = I × R, मतलब I1 धारा किससे बारा? R1 से होके जा रहा, मतलब इस R1 के संगत में होंगे, मतलब I1 × क्या हो गया? R1। अब आप देखिए कि जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो इस I2 का भी डायरेक्शन तो इसी तरफ है जिस दिशा में हम जाना चाह रहे हैं, मतलब I2 भी एक प्रकार का क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। ये भी क्या हो जाएंगे? धनात्मक। अब जैसे ही हम इस तरफ आए, इस तरफ हमने रोटेट किया तो हमें I3 नजर पड़ गया, मतलब ये I3 भी उसी दिशा में जिस दिशा में आप जाना चाह रहे हैं।
मतलब I3 के संगत कौन है, R3, ये भी 100% धनात्मक होगा। अब यहाँ पे R4 के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि हम जाना चाह रहे हैं इस तरफ, लेकिन ये साला पागल की इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। अब देखिए हम जाना चाह रहे हैं इस तरफ और इसकी दिशा कहाँ, इस तरफ, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत। मतलब I4 × R4 हमेशा क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो जाएंगे। अब सेल का अलजेब्रिक सम निकाल लिया और I और R का अलजेब्रिक सम निकाल लिया। अब किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या कहता है कि सेल का बीजीय योग का मान हमेशा धारा और प्रतिरोध की संगत के गुणनफल का हमेशा बराबर होते हैं। मतलब समेशन E बराबर समेशन EI × R। समेशन E कितना है, अभी आपको हमने निकाल के दिखाया, क्या इसके जगह पे हम इतना रख सकते हैं। अब देखिए समेशन I × R मतलब इतना है। अब इसके जगह पे हमने इतना रख दिया और रखने के बाद देखा कि इस सेल का बीजीय योग का मान, इस सेल का बीजीय योग का मान ये धारा और प्रतिरोध के संगत के बीजीय योग के मान के क्या हो गए, बराबर हो गए। इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसी में क्या करेगा ना कि किसी एक राशि को अननोन कर देगा, इसका मान मालूम नहीं रहेगा और कहेगा कि आप इसका मान निकालिए। तो आप हमेशा 100% इस नियम का प्रयोग करके आप आसानी से उस राशियां का मान निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको किरचॉफ सेकंड लॉ बता दिया। कल हम आपको बताएंगे कि इसका न्यूमेरिकल किस तरह कैसे सोल्व किया जाता। हम 2-3 गो न्यूमेरिकल ले लेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे कि जब कभी भी हमें पेपर में किरचॉफ वोल्टेज लॉ के आधार पे कोई न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको आसानी से 2 से 3 मिनट में उड़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।